अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स है हमारे क्लास 10th का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, उसका चौथा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात की थी यूनियन लिस्ट के बारे में, कंकरेंट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स के भी बारे में। ठीक है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में मैंने आपको बोला था ऑलरेडी स्टूडेंट, दो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूड इन दीज थ्री लिस्ट, वो सब्जेक्ट्स जो इन तीन लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला था रेजिडुअरी पावर्स के बारे में। रेजिडुअरी पावर्स हम उन पावर्स को बोलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होते हैं। अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के दरमियान, तो उस टाइम जो पावर्स यहाँ पे डिसीजन सुप्रीम होता है किनका, सेंट्रल गवर्नमेंट के का, क्योंकि उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर्स होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होते हैं, इनको जिनको हम बोलते हैं रेजिडुअरी पावर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको बोला था यूनियन टेरिटरीज के बारे में। यूनियन टेरिटरीज हम सिंपली बोलते हैं वो टेरिटरीज, वो एरियाज जो किनके अंडर होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। जो यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उनको भी, उन पर भी लॉज बना सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही गवर्न करते हैं। उसके बाद इंडिया, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, हाउ फेडरलिज्म को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस की वजह से यहाँ पे फेडरलिज्म कामयाब है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रियल सक्सेस देखते हैं फेडरलिज्म की, वो इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की वजह से जो हमारी कंट्री में है, इस वजह से हम बोलते हैं कि ये जो फेडरलिज्म बहुत ज़्यादा जब यहाँ कामयाब रहा, जब फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस थी, यहाँ सोशल डिफरेंस थी, यहाँ डिफरेंट डिफरेंसेस थी, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जब फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया तो यहाँ पे सारे लोग अकोमोडेट हो गए। उसके बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हम क्या देखते हैं, तो 1947 का अगर आप मैप देखोगे या आज का आप मैप भी देखोगे, आप टोटली डिफरेंट देखोगे कि उस टाइम का मैप, आज का मैप। क्योंकि जब 1947 में क्या हुआ, 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ स्टेट्स को नए से यहाँ पे क्रिएट किया, कुछ स्टेट्स को वैनिश किया गया, कुछ स्टेट्स को ख़त्म किया गया, वैनिश किया गया, तो कुछ स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को चेंज किया गया। ठीक है, 1947 के बाद तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स को ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज सेम थी, इस वजह से उनको स्टेट्स का दर्जा मिला। जैसे आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1966 में आंध्र प्रदेश को ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट किया गया। या डिफरेंट और भी कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनको ऑन द बेस ऑफ ये कल्चर क्रिएट किया गया, ऑन द बेस ऑफ इथनिसिटी क्रिएट किया गया, ऑन द बेस ऑफ ज्योग्राफी क्रिएट किया गया। जैसे स्टेट्स लाइक नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है। तो बाकी एरियाज से भी यहाँ पे क्या किया, बाकी एरियाज़ के जो यहाँ पे डिफरेंट इंडियन के जो डिफरेंट लोकेशन पे लोग रहते थे, उन लोगों ने भी क्या किया था, उन लोगों ने वो यहाँ पे डिमांड की थी, हमें भी स्टेट्स का दर्जा दे दो। कुछ यहाँ पे इश्यूज़ राइज हुए इंडिया में। ठीक है, तो उसके बाद फजल अली कमीशन को यहाँ पे रिकमेंड किया गया। फजल अली कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस भेजी कि अगर हम यहाँ पे स्टेट्स को ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज क्रिएट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। इसके बाद इन लोगों ने स्टेट्स को क्रिएट नहीं किया ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, लेकिन जो स्टेट्स ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए गए थे, तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको डर था कि इससे क्या होगा, इससे डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, इससे कंट्री में क्या हो सकती है, यूनिटी ख़त्म हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ पे स्टेट्स क्रिएट किए गए, उससे क्या हुआ, उससे यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा आ गई हमारी कंट्री में, जो आज तक हम देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में हम क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में जो हमारे लिए दूसरा चैलेंज था, हमारे लिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे या उस टाइम के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके लिए जो सेकंड चैलेंज था वो थी लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या हमने देखा, श्रीलंका के केस में हमने ऑलरेडी देखा, जब कि श्रीलंका 1950 के बाद जब आज़ाद हुआ, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मेजॉरिटिज्म को फॉलो किया, क्योंकि उस टाइम जो मेजॉरिटी में जो लोग थे सिन्हाला स्पीकर्स, तो उन लोगों ने उन्हीं को सारे पावर्स दिए। इवन के उनकी जो लैंग्वेज सिन्हाला को उन्होंने एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, एज ए नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो बाकी जो लैंग्वेज थी, उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रिवोल्ट किया। इससे क्या हुआ, इससे सिविल वार हुआ था। तो यहाँ पे भी था 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ, यहाँ पे भी 1500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी, मदर टंग। ठीक है, 201 से ज़्यादा लैंग्वेजेस थी।
या डिफरेंट लैंग्वेज के लोग यहाँ पे रहते थे। जब हम यहाँ पे देखते हैं 40% जो यहाँ पे लोग थे वो थे हिंदी स्पीकर्स, जो 60% जो लोग थे वो थे बाकी जो लैंग्वेज बोलते थे, जैसे बोडो, आसामी 1.6, बंगला 8%, ठीक है, बोडो 2%, डोगरी 2%, गुजराती 4%, ऐसी कन्नड़ 3%, कश्मीरी 1%, कोंकणी या मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली या ओरियो, पंजाबी, संस्कृत, संथाली या सिंधी या बाकी जो लैंग्वेज बोलते थे। तो अब यहाँ पे बड़ा चैलेंज इन जो कहा यहाँ के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके लिए ये चैलेंज था कि हम किस लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देंगे और किस लैंग्वेज को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हम यहाँ पे रखेंगे। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया और किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया नेशनल लैंग्वेज के लिए, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। अगर वहाँ पे मिलता तो मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स के खतरे थे। इस वजह से इन लोगों ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। और उसके साथ साथ जब हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला तो बाकी जो 21 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया एज ए शेड्यूल लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में है जो लैंग्वेजेस इन लोगों ने रखी, ठीक है। तो इसके साथ साथ 40% जो यहाँ पे हिंदी स्पीकर्स थे, इसी वजह से यहाँ पे हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला, लेकिन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। उसके साथ साथ 21 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया एज ए शेड्यूल लैंग्वेज जो हमारे 8th जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो तमिल वाले पार्ट्स में या तमिलनाडु या बाकी केरल में वहाँ के जो लोगों ने क्या किया था साउदर्न इंडिया में, तो वहाँ के लोगों ने डिमांड की थी हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए। तो पहले वहाँ पे क्या हुआ, पहले थोड़ा वहाँ पे उन लोगों ने वहाँ पे आवाज़ अपनी उठाई तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे थे, लेकिन उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम के, तो उन लोगों ने बोला कि ये लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी वहाँ पे एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इससे यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं हुए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें सेंटर स्टेट रिलेशंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।